नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। बिल्कुल। टॉपिक है शहर और पर्यावरण की चुनौती। हाँ, मतलब सिटीज एंड द चैलेंज ऑफ द एनवायरनमेंट। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और ये देखेंगे कि जब शहर बड़े हो रहे थे तो पर्यावरण को खासकर हवा को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सही। और ये टॉपिक सिर्फ आपके हिस्ट्री या सोशल स्टडीज के लिए ही नहीं। नहीं, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, पर यूपीएससी और दूसरे स्टेट एग्जाम्स में भी इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शहरों का जो विकास था, सिटी डेवलपमेंट, वो अक्सर पर्यावरण की कीमत पर होता था। बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल वे। देखिए, शहर बसाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए और घर बनाने के लिए जगह चाहिए होती थी। हाँ, और उस जगह के लिए प्राकृतिक चीजों को जैसे जंगल या जमीन को या तो खत्म कर दिया जाता था या बदल दिया जाता था। और जाहिर है इसके कारण कई नई समस्याएं पैदा हुई। हाँ, जैसे कि बहुत ज्यादा कचरा जमा होना। रिफ्यूज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। फिर हवा और पानी का प्रदूषित मतलब पोल्यूटेड हो जाना। हाँ, और बहुत ज्यादा शोर, एक्सेसिव नॉइज। सही कहा। ये सब धीरे धीरे शहरी जीवन का एक हिस्सा ही बन गया। तो इसी को और बेहतर समझने के लिए अब हम 19वीं सदी के इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, उस समय वहां के घरों और इंडस्ट्रीज में कोयले मतलब कोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। लीड्स, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर जैसे जो इंडस्ट्रियल शहर थे, वहां तो सैकड़ों फैक्ट्री की चिमनियों से आसमान में हर वक्त काला धुआं, ब्लैक स्मोक फैलता रहता था। इसको ध्यान से समझना कि इसका लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा। वहां रहने वाले लोगों का तो कहना था कि आसमान ज्यादातर ग्रे ही रहता था और सारे पेड़ पौधे भी काले हो जाते थे। हाँ, सोचकर देखिए, दुकानदार और घर के मालिक सब काले कोहरे ब्लैक फॉग की शिकायत करते थे जो उनके शहरों पर छाया रहता था। और इस धुएं की वजह से लोगों के स्वभाव पर भी असर पड़ता था। बिल्कुल, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता था, बैड टेम्पर्स, फिर धुएं से जुड़ी बीमारियां, स्मोक रिलेटेड इलनेसेस होती थीं। और कपड़े गंदे हो जाते थे। हाँ, वो तो है ही। पीडीएफ में एक तस्वीर भी दी गई है, द लंदन स्मॉग 1847। अच्छा। वो तस्वीर दिखाती है कि कैसे घरों और इंडस्ट्रीज में कोयला जलाने से निकलने वाला धुआं पूरे लंदन पर छाया हुआ है, जिससे सांस लेना और सड़क पर देखना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। तो जब लोग इतना परेशान हो गए तो उन्होंने साफ हवा के लिए अभियान कैंपेन्स शुरू किए। और शुरुआत में लक्ष्य ये था कि कानून, लेजिस्लेशन के जरिए इस परेशानी को कंट्रोल किया जाए। पर ये काम आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के मालिक अच्छा। हाँ, फैक्ट्री के मालिक और स्टीम इंजन के मालिक अपनी मशीनों को सुधारने वाली टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। अच्छा। 1840 के दशक तक डार्बी, लीड्स और मैनचेस्टर जैसे कुछ शहरों में धुएं को नियंत्रित करने के लिए कानून थे, तो लेकिन वो कानून ज्यादा सफल नहीं हुए। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सो लिसन केयरफुली। ये कानून इसलिए फेल हुए क्योंकि उस समय धुएं को मॉनिटर करना या मापना, मेजर करना आसान नहीं था। मतलब ये पता लगाना मुश्किल था कि कौन कितना प्रदूषण कर रहा है। एग्जैक्टली। और फैक्ट्री मालिक अपनी मशीनों में छोटे मोटे बदलाव करके बच निकलते थे। यहाँ तक कि 1847 और 1853 के जो स्मोक अबेटमेंट एक्ट्स थे, वो भी हवा को साफ करने में नाकाम रहे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब भारत की बात करते हैं और कलकत्ता का केस स्टडी देखते हैं। कलकत्ता में भी वायु प्रदूषण का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर सर्दियों में। हाँ, और इसकी खास वजह थी, वो शहर दलदली जमीन मतलब मार्शी लैंड पर बना था। अच्छा, तो उससे क्या होता था? उससे ये होता था कि सर्दियों का कोहरा, फॉग, जब धुएं के साथ मिलता था तो वो एक घना काला स्मॉग, थिक ब्लैक स्मॉग बन जाता था। और कलकत्ता में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या थे? एक तो वहां की बड़ी आबादी थी जो ईंधन के लिए गोबर, डंग और लकड़ी, वुड का इस्तेमाल करती थी। और सबसे बड़े प्रदूषक, पोल्यूटर्स, वो थे इंडस्ट्रीज और वो एस्टैब्लिशमेंट जहां कोयले से चलने वाले स्टीम इंजन्स का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ भी कोयला एक बड़ी वजह था। बिल्कुल। 1855 में रानीगंज से रेलवे लाइन के जरिए एक नया प्रदूषक शहर में आया, कोयला। और भारतीय कोयले में जहां तक मुझे पता है, राख, ऐश की मात्रा ज्यादा होती है। सही पकड़ा। और ये एक बड़ी समस्या थी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स।
हाँ, बहुत कोशिशों के बाद 1863 में कलकत्ता धुआं उपद्रव कानून स्मोक न्यूसेंस लेजिस्लेशन पाने वाला पहला भारतीय शहर बना। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। 1920 में टॉलीगंज की जो चावल मिलें थी, राइस मिल्स, उन्होंने कोयले की जगह चावल की भूसी, राइस हस्क जलाना शुरू कर दिया। खर्च बचाने के लिए शायद, लेकिन इससे एक नई तरह का प्रदूषण शुरू हुआ। किस तरह का? लोगों ने शिकायत की कि हवा कालिक ब्लैक सूट से भर गई है, जो सुबह से रात तक रिमझिम बारिश की तरह गिरती है। बाप रे। और ये भी कहा कि जीना असंभव हो गया है। तो इस पे कुछ एक्शन हुआ? हाँ, बंगाल स्मोक न्यूसेंस कमीशन के इंस्पेक्टर्स ने आखिरकार इंडस्ट्रियल स्मोक को तो कंट्रोल कर लिया। लेकिन डोमेस्टिक स्मोक यानी घरों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल रहा। तो ये एक जैसी ही कहानी है, चाहे इंग्लैंड हो या कलकत्ता। बिल्कुल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, नाव के बावजूद प्रदूषण, गंदगी, बीमारियां, शहर हमेशा लोगों को आकर्षित करते रहे। ये सवाल तो मेरे मन में भी आ रहा, लोग शहरों की तरफ क्यों खींचे चले आते थे? क्योंकि शहर उन्हें आजादी, फ्रीडम और अवसर, अपॉर्चुनिटी देते थे। दुर्गाचरण के एक उपन्यास का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता शहर की तुलना में स्वर्ग में देवता भी अधूरे लगते थे। हाँ, ये शहर के आकर्षण को दिखाता है, पर इसका असल कारण ये था कि शहर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने, सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी के मौके देता था। और इसी उम्मीद में लाखों लोग अपने घर बनाकर वहां बस गए। बिल्कुल। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। हाँ, आज हमने सीखा कि इंग्लैंड और भारत के औद्योगिक शहरों को कोयले और दूसरे ईंधन से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ा। हमने ये भी देखा कि कानूनों के जरिए इस प्रदूषण को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था। सही। और आखिर में हमने समझा कि इन सभी समस्याओं के बावजूद शहर लोगों को नए अवसर देते थे, जिस वजह से वो हमेशा आकर्षक बने रहे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं।